हम लोग देखने वाले हैं लिंग निर्धारण को, यानी सेक्स डिटर्मिनेशन को। लिंग निर्धारण कहने का मतलब अगर कोई मेल है कोई फीमेल है तो वो मेल मेल क्यों बना, कैसे बना, फीमेल फीमेल कैसे बनी। तो इस बात पर बहुत लंबे समय से स्टडी चल रहा था, ठीक है। क्योंकि गुणसूत्र का खोज हो चुका था, क्रोमोसोम के बारे में हम लोग जानते थे, तो एक्चुअली में लिंग निर्धारण का भी जो रोल है, जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो किसका है, वो क्रोमोसोम का ही, ठीक है। तो देखिए क्रोमोसोम जो होता है, जो गुणसूत्र होता है, बाद में पता चला कि ये जो गुणसूत्र होते हैं ये दो तरह के गुणसूत्र होते हैं। एक ऐसे गुणसूत्र होते हैं जो हमारे सामान्य गुण का निर्धारण करते हैं, है ना, जिन पर सामान्य जीन होता है। और एक ऐसे गुणसूत्र होते हैं जो हमारे सेक्स का डिटर्मिनेशन करता है, लिंग का निर्धारण करता है। तो गुणसूत्र को कुछ इस तरह से डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया, है ना। जो गुणसूत्र होता है, ठीक है, जो गुणसूत्र, जो क्रोमोसोम होते हैं, ये दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं। एक को क्या कहा गया कि एक क्रोमोसोम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक टाइप के जो क्रोमोसोम होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं। वो क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं, ठीक है, ऑटोसोम होते हैं। गुणसूत्र जोड़े में होते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ठीक है ना। ऑटोसोम ये होते हैं। ये ऑटोसोम जो होता है ये शुरू से, मतलब ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये वाले क्रोमोसोम होते हैं। कहने का मतलब अगर किसी के पास 10 जोड़ा क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, तो उसमें से पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, है ना, 9वें जोड़े तक क्या होंगे, ऑटोसोम होंगे। और जो आखिरी वाला जोड़ा होगा वो कौन सा होगा, वो सेक्स क्रोमोसोम होगा, ठीक है ना, जिसको लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। तो देखिए ऑटोसोम में बांटा गया, और दूसरे को क्या कहा गया, एलोसोम कहा गया। क्या कहा गया, एलोसोम। इसी को लिंग क्रोमोसोम भी कहा गया। इसी को क्या कहा गया, लिंग क्रोमोसोम भी कहा गया, लिंग क्रोमोसोम भी कहा गया, ठीक है। अब देखिए ऑटोसोम जो होते हैं इनका क्या काम है, ठीक है, ये गुण निर्धारण का कार्य करते हैं, ठीक है, गुण निर्धारण का कार्य, ठीक है। इन गुणसूत्र पर क्या होते हैं, सामान्य जीन मौजूद होते हैं, जिनसे अलग अलग गुणों को प्रदर्शित किया जाता है ना, लंबाई को, गोरापन को, आँख के रंग को, बाल के रंग को, इन सब चीज़ों को प्रदर्शित किया जाता है। गुण निर्धारण का कार्य ये करते हैं। तो अभी तक हम लोग जितने भी क्रोमोसोम के बारे में पढ़ रहे थे वो एक्चुअली में हम ऑटोसोम के बारे में ही पढ़ रहे थे, ठीक है। चलिए, ये ऑटोसोम जो है ये नर और मादा में समान होते हैं, ठीक है। नर और मादा दोनों में ही समान होते हैं, कोई अंतर नहीं होता है, में ही क्या होते हैं, समान होते हैं। अब एलोसोम की बात करते हैं। ये क्या करता है, तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ये लिंग निर्धारण का कार्य करता है। ये क्या करते हैं, लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। लिंग निर्धारण का कार्य है इनका, ठीक है। ये जो क्रोमोसोम, जो गुणसूत्र है, वो सबसे आखिरी गुणसूत्र होता है। अगर किसी जीव में 10 जोड़े क्रोमोसोम हैं तो 9 जोड़े क्या होंगे, ऑटोसोम होंगे, और ये 9 जोड़े नर और मादा दोनों में क्या होंगे, समान होंगे। और सबसे आखिरी जो जोड़ा होगा वो क्या होगा, वो एलोसोम या लिंग क्रोमोसोम होगा, जो नर और मादा में अलग अलग होंगे, है ना। इसी के कारण कोई नर हो जाता है, कोई मादा हो जाता है। सबसे आखिरी वाला क्रोमोसोम नर और मादा में अलग अलग होता है, इसीलिए कोई नर हो जाता है, कोई मादा हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। समझ में आ गया। और ये नर और मादा में क्या होते हैं, भिन्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये नर और मादा में भिन्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। नर और मादा में ये क्या होते हैं, भिन्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब कह दिया गया, इसी में भिन्न प्रकार को कहा दिया गया कि एक एक्स क्रोमोसोम होता है और दूसरा वाई क्रोमोसोम होता है। समझ में आ रहा है। कहने का मतलब अगर 10 जोड़ा क्रोमोसोम है, अगर 10 जोड़े क्रोमोसोम है, समजात गुणसूत्र है, ठीक है, सपोज दैट, इस तरह से, तो ऊपर के 9 जोड़े जो है वो बिल्कुल समान होंगे, और सबसे आखिरी वाला, ठीक है, सबसे आखिरी वाला जो है वो अलग अलग होगा। सबसे आखिरी वाला जो है वो अलग अलग होगा, एक एक्स होगा, एक वाई होगा, ठीक है। एक एक्स होगा और एक क्या होगा, वाई होगा। तो इस तरह से कहा गया और पता लगाया गया कि ये लिंग क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑटोसोम का मेन काम गुण निर्धारण का है और इसका मेन काम लिंग निर्धारण का है।
लेकिन इस एलोसोम पर भी, इस लिंक क्रोमोसोम पर भी कभी कभी कुछ गुण के जीन मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लिंग निर्धारण का ही कार्य करेगा, कभी कभी इस क्रोमोसोम पर भी गुण निर्धारण के कुछ जीन मौजूद हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है। ठीक है, कन्फर्म हो गई बात। चलिए अब देखिए ये गुणसूत्र की खोज कैसे की गई, इस गुणसूत्र की खोज कैसे की गई। इस गुणसूत्र के बारे में तो हम पहले से ही जानते हैं, ऑटोसोम के बारे में, लेकिन ये जो गुणसूत्र है इसके बारे में हमें थोड़ी देर से पता चली। लिंग निर्धारण के बारे में हमें बाद में पता चला कि एक्चुअली में ये होता कैसे है। ठीक है ना। चलिए तो बाद में क्या हम कह सकते हैं कि पहले ही कह सकते हैं, बाद वाली कोई बात नहीं है, पहले ही खोज हो चुकी, साथ ही साथ खोज हो चुकी थी, बस उसका नाम जो है लिंग क्रोमोसोम नहीं रखा गया था। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हैंकिंग, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, हैंकिंग नाम था। हैंकिंग क्या कर रहे थे, कीटों पर अध्ययन कर रहे थे, कीटों के लिंग निर्धारण पर क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। तो इनको पता क्या चला, ये कब कर रहे थे, ये काम 1819 ईस्वी में कर रहे थे। इनको क्या पता चला कि एक खास तरह की कोई बॉडी है, एक खास तरह की कोई काय है, जिसके कारण क्या हो रहा है, लिंग निर्धारित हो रहा है ना। तो इनको पता नहीं था कि वो आखिर क्या है, वो कौन सी काय है, आखिर वो कौन सी चीज़ है। तो इन्होंने उसका नाम क्या रख दिया, एक्स काय नाम रख दिया, एक्स बॉडी नाम रख दिया। बाद में जाकर पता चला कि ये एक्स बॉडी भी क्या है, ये एक गुणसूत्र है, ये एक क्रोमोसोम है जो लिंग निर्धारण का कार्य कर रहा है। तो हैंकिंग को 1819 ईस्वी में पता चल गया था कि एक कोई खास तरह की पदार्थ है, कोई खास तरह की चीज़ है जिसके कारण लिंग का निर्धारण हो रहा है। तो उन्होंने उसका नाम एक्स काय रख दिया। इनको नहीं पता था कि वो क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है। ठीक है ना। तो बाद में पता चला कि ये एक्स काय भी क्या चीज़ है, ये गुणसूत्र ही है। देखिए इन्होंने 1819 ईस्वी में ही ये काम किया, समझ रहे हैं ना। ये मेंडल से भी पहले की बात है। ठीक है, उस समय तो क्रोमोसोम का खोज भी नहीं हुआ था, तो ये बेचारा कहाँ से बता पाते कि ये क्रोमोसोम ही है। तो ये बात जब आपको समझ में आ गई, गुणसूत्र दो तरह की होती है, ऑटोसोम और एलोसोम। ठीक है, ऑटोसोम जो है सबका सेम होता है, नर और मादा में सेम होता है। ये एक्चुअली में गुण निर्धारण का कार्य करते हैं, इस पर अलग अलग तरह के जीन मौजूद होते हैं, नर और मादा में समान होते हैं। एलोसोम और लिंग क्रोमोसोम ये नर और मादा में भिन्न होते हैं, इनका काम लिंग निर्धारण करने का है, लेकिन इस पर भी कुछ गुण के जीन मौजूद हो सकते हैं। ये नर और मादा में भिन्न प्रकार के होते हैं। तो भिन्न प्रकार में एक एक्स होता है और एक वाई होता है, एक एक्स होता है और एक क्या होता है, वाई होता है। ठीक है, एक एक्स होता है, एक वाई होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये लिंग निर्धारण किया जाता है, इस चीज़ को स्टडी करते हैं। देखिए लिंग निर्धारण जो है ये दो तरह के हो सकते हैं। लिंग निर्धारण दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है नर विषम युग्मता, नर विषम युग्मता, और एक हो सकता है मादा विषम युग्मता, मादा विषम युग्मता, मादा विषम युग्मता। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मेल हेट्रोगैमिटी बोलते हैं, और उसी तरह उसको फीमेल हेट्रोगैमिटी बोलते हैं। देखिए इस दोनों में होता क्या एक्चुअली में। नर विषम युग्मता का क्या मतलब है कि इस तरह के लिंग निर्धारण में क्या होता है कि नर के द्वारा दो अलग अलग प्रकार के क्या बनाए जाते हैं, दो अलग अलग प्रकार के युग्मक उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है ना, नर के द्वारा इस प्रकार में नर के द्वारा दो अलग प्रकार के गैमेट यानी कि युग्मक का निर्माण किया जाता है, युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, और इस वाले में क्या होगा कि मादा के द्वारा, इस वाले में क्या होगा कि मादा के द्वारा अलग प्रकार का युग्मक बनाया जाता है। समझ में आ रहा है। इसमें नर के द्वारा दो अलग प्रकार के युग्मक बनाए जाते हैं और इसमें मादा के द्वारा दो अलग प्रकार के युग्मक बनाए जाते हैं। अब समझिएगा कि ये मेल हेट्रोगैमिटी भी ये दो तरह के हो सकते हैं। एक को हम लोग कहते हैं X0 टाइप, ठीक है, और दूसरा हो सकता है XY टाइप। ठीक है,
ये भी जो है हमारा जो मादा विषम युग्मकता है ये जो है ये एक ही तरह का होता है जिसको कहते हैं ZW टाइप। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए अब हम जल्दी से क्या करते हैं, देखते हैं दोनों चीज़ों को। सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे। ऐसा किस में होता है, तो ऐसा मानव में होता है। किस में होता है, मानव में। एक एग्जाम्पल है तो इसको हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए, एक नर है और एक क्या है, मादा है। नर के पास भी ये 2n बराबर 46 गुणसूत्र है और इसके बाद भी 2n बराबर 46 गुणसूत्र है। ठीक है, यानी 23 जोड़ा है। तो पहला जो 22 जोड़ा होगा वो तो दोनों में समान होगा, है ना। 22 जोड़ा जो होगा यानी 44 क्रोमोजोम इसमें भी समान होंगे, इसमें भी समान होंगे, इसमें भी समान होंगे और इसमें भी समान होंगे। बच गए आखिरी जोड़े, ठीक है, जिसको X क्रोमोजोम कहते हैं, वो क्या होगा, दोनों में अलग अलग होगा। तो नर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो इस तरह का होता है XY और इसका होता है XX वाला। ठीक है, इसमें एक X और एक Y क्रोमोजोम होता है, इसमें दोनों X क्रोमोजोम होते हैं। क्लियर हो गई ये बात। अब देखिए, अब ये क्या करेंगे, नर युग्मक बनाएंगे, मादा भी क्या करेगा, युग्मक बनाएगा। तो नर क्या करेगा, नर दो तरह के युग्मक बनाएंगे, X और Y। नर दो तरह के युग्मक बनाएंगे क्योंकि ये दोनों अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र हैं, दोनों अलग अलग प्रकार के क्रोमोजोम हैं। तो ये दो प्रकार के क्या बनाएंगे, युग्मक बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर नर के द्वारा दो अलग अलग प्रकार के युग्मक का निर्माण होता है, तो हो रहा है, लेकिन मादा के द्वारा एक ही प्रकार का युग्मक का निर्माण होगा। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इस दोनों को मिला लीजिए। देखिए, ये X और X मिल जाएगा और ये X और Y मिल जाएगा। ठीक है, तो X और X वाला जो कॉम्बिनेशन आएगा ये फिर से बताएगा कि ये क्या है, मादा है, और X और Y वाला जो कॉम्बिनेशन आएगा ये फिर से बताएगा कि ये क्या है, नर है। समझ में आ गई ये बात। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नर के द्वारा दो अलग अलग तरह के गैमीट युग्मक बनाए जा रहे हैं, इसीलिए इसको नर विषम युग्मकता कहा जाता है। तो मानव में इस तरह क्या होता है, ये कहाँ होता है, तो ये कीटों में होता है। किसमें होता है, कीटों में होता है। अभी हम इसके बारे में भी देखेंगे, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब ये जो क्रोमोजोम है मादा के पास 44 और प्लस 2, ये भी 44 और प्लस 2, ये 44 क्रोमोजोम तो बिल्कुल समान है नर और मादा में, है ना। ये 44 क्रोमोजोम भी साथ ही साथ जा रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये ही जा रहा है, 44 तो जा ही रहा है बिल्कुल समान रूप से। ठीक है, और प्लस ये दोनों जा रहे हैं, ये दोनों क्या करते हैं, भेड़ी करते हैं, तो नर और मादा में विभेदन हो जाता है कि कौन नर है और कौन मादा है। क्लियर हो गई, बहुत ही आसान सी बात है। ठीक है, 2n बराबर 46, 2n बराबर 46 मानव के केस में ऐसा हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा हम इस कीटों में देख लेते हैं कि ये किस टाइप का है, इसके अंतर्गत क्या हो रहा है। चलिए, X और Y वाला मैंने आपको बता दिया, मेल हेट्रोगैमेटी में, नर विषम युग्मकता में। X और 0 वाला केस को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, X और 0 वाला केस ये खास करके कीटों में होता है, सभी कीटों में नहीं, ज़्यादातर कीटों में X 0 टाइप का क्या होता है, लिंग निर्धारण होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि नर के पास एक गुणसूत्र कम होते हैं, एक गुणसूत्र क्या होता है, एक गुणसूत्र कम होते हैं, एक गुणसूत्र कम होते हैं। किससे, मादा से। अब इस बात को समझिएगा, अगर किसी कीट के पास 12 जोड़े क्या हैं, 12 जोड़े गुणसूत्र हैं, अगर किसी कीट के पास 12 जोड़े गुणसूत्र हैं, ठीक है, तो 11 जोड़ा तो दोनों में बराबर होगा, है ना। 11 जोड़ा नर में भी बराबर होगा और 11 जोड़ा जो है मादा में भी बराबर होगा। जड़ और जोड़े, 11 जोड़े नर और मादा में क्या होगा, समान होगा। बात आई 12वें जोड़े की, तो 12वें जोड़े में क्या हो गया कि इसके पास ये 12वां जोड़ा हो गया, ठीक है, लेकिन इसके पास 12वां जो गुणसूत्र है वो जोड़े में नहीं है, सिर्फ एक है, X है, और दूसरा खाली है। समझ रहे हैं, दूसरा क्या है, खाली है। तो यहाँ पर 11 जोड़ा तो बराबर हो गया, 11 जोड़ा तो दोनों में बराबर हो गया। जो 12वां जोड़ा है, सबसे अंतिम जोड़ा है, वो इसके पास लास्ट जोड़ा 12वां जोड़ा मौजूद है, लेकिन इसके पास 12वें जोड़े का सिर्फ एक गुणसूत्र मौजूद है, दूसरा गायब है। तो इसके पास कितने हो गए, इसके पास 12 जोड़े यानी कि 24 क्रोमोजोम हो गए, 12 जोड़े यानी कि 24 क्रोमोजोम हो गए, लेकिन इसके पास 12 जोड़े, 11 जोड़े तो 11 दूना 22 और एक ये X 31,
तो इसके पास सिर्फ 23 क्रोमोजोम है, यानी एक क्रोमोजोम पहले से ही इसके पास क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो इसको हम लोग दिखाते हैं ब्लैंक कि यहाँ पर नील है, मतलब ये गायब है। तो इसको हम लोग जीरो से दिखा देते हैं, कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या है, जीरो है, कुछ नहीं है तो जीरो है। तो नर का कम्बिनेशन क्या हो जाएगा, एक्स जीरो हो जाएगा, और मादा का कैसा हो जाएगा, मादा का तो एक्स एक्स ही रहेगा, क्योंकि इसके पास तो पूरा है। 12वां जो गुणसूत्र है लिंग क्रोमोजोम, वो तो एक्स एक्स इसके पास पूरा है, इसके पास एक्स है, यहाँ पर वाई होना चाहिए था, ये गायब है। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिखते हैं, जीरो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जीरो लिखते हैं। अब चलिए आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, एक बार इसको हम लोग क्रॉस करा कर देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, अब देखिए यहाँ पर नर है और क्या है, मादा है। नर के पास एक्स जीरो है, एक क्रोमोजोम कम है, और इसके पास एक्स एक्स है। अब ये कितने तरह के युग्मक बनाएंगे बताइए, नर जो है ये कितने तरह के युग्मक का निर्माण करेंगे, 2 तरह के युग्मक का निर्माण करेंगे। एक समय गुणसूत्र पर एक्स होगा और एक समय कुछ भी नहीं होगा, है ना। एक समय ये एक्स बनाएगा और एक समय जो है कुछ भी नहीं बनाएगा। 2 तरह के युग्मक बनाएंगे, एक एक्स और एक जीरो टाइप का। जीरो टाइप मतलब कुछ भी नहीं है, वहाँ पर गुणसूत्र है ही नहीं, और ये हमें ये इस टाइम एक ही तरह का बना रहा है। तो अब फिर आप इसको अगर कॉम्बिनेशन कर लेंगे तो ये एक्स एक्स और ये एक्स जीरो, ठीक है। तो एक्स एक्स वाला जो है ये फीमेल हो जाएगी, मादा हो जाएगी, और एक्स जीरो वाला क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, नर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो हमेशा क्या होगा यहाँ पर कि एक गुणसूत्र क्या होंगे, इसमें कम होंगे। अगर फीमेल में अगर 48 क्रोमोजोम है, यानी 24 जोड़े हैं, 24 पेयर हैं, तो इसके अंदर क्या होंगे, 47 क्रोमोजोम होंगे, ठीक है। 46 क्रोमोजोम दोनों में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। आखिरी जो क्रोमोजोम जो लिंग क्रोमोजोम है वो इसमें पूरा होगा, 2 होगा, लेकिन इसमें एक ही होगा, और वो कौन सा होगा, एक्स वाला होगा। समझ में आ गया। तो एक्स जीरो टाइप ये कीटों में इसी के द्वारा, मतलब इसी तरह का क्या होता है, लिंग निर्धारण होता है, ठीक है ना। ये हम 2n लेके चल रहे थे, जो भी लेके चल रहे थे ये 2n है ना। वो अलग अलग हो सकता है, अलग अलग कीटों में गुणसूत्र अलग अलग हो सकता है, लेकिन जोड़े में रहेगा, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोजोम है इसके पास, 2n वाला है, डिप्लॉयड जीव है ये सभी कीट, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। चलिए, तो ये जब समझ में आ गई तो नर विषम युग्मता वाला जो कंडीशन है ये कंप्लीट हो गया। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग जो है मादा विषम युग्मता वाला देख लेते हैं कि कब मादा जो है अलग अलग तरह का क्या बनाती है, जो है गैमीट बनाती है, ठीक है। तो हम ZW टाइप देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, ZW टाइप देख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, अच्छे से समझना है। ZW प्रकार के जो लिंग निर्धारण है, इसमें नर के पास और मादा के पास, ठीक है। इस कंडीशन में क्या है कि नर के पास जो कॉम्बिनेशन है सेक्स क्रोमोसोम का वो समान है, Z से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन मादा के पास क्या है, अलग अलग है, इसको Z और W से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब नर जब युग्मक बनाएंगे तो ये एक ही तरह के बनाएंगे, लेकिन जब मादा युग्मक बनाएगी तो ये 2 तरह की बनाएगी, Z और W टाइप। और ये दोनों जब फिर से आपस में मिल जाएंगे तो ये ZZ और ये क्या हो जाएगा, Z और W। ये ZZ कॉम्बिनेशन वाले हमेशा क्या होंगे, ये नर होंगे, और ये हमेशा क्या होगा, मादा होगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो वही चीज़ है, ठीक है, बस आपने क्या किया कि मादा जो नर में हुआ करता था, जैसा कि नर में क्या हुआ करता था, XY, और मादा में XX हुआ करता था। तो आप एक काम कीजिए, आप सिर्फ यहाँ पर क्या किए हैं, आप तो सिर्फ ये किए हैं कि नर वाला कम्बिनेशन जो उस टाइम मानव में था वो मादा वाला हो गया, मादा टाइप का हो गया, और जो मादा में था, नर में था वो जो है किस में हो गया, वो मादा में हो गया, और जो मादा में था वो नर में हो गया। तो आप इसको XY ही लिख दीजिए, है ना, उसको सिर्फ क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। समझ में आ रहा है। यानी आप कह रहे हैं कि आप इसको कर दीजिए ऐसा, ठीक है, आप इसको जो है ऐसा कर दीजिए और इसको ऐसा कर दीजिए, बात तो वही है, ठीक है। देखो करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, बस इसलिए ये किया जाता है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अगर हम इसको भी x और y से रिप्रेजेंट करने लगे तो आपको खुद कन्फ्यूज़न होने लगेगा। आप खुद सोचिए, यहाँ पर XX आ जाएगा और यहाँ पर XY आ जाएगा, तो आप क्या समझने लगेंगे, आप XY आपके तो माइंड में सेट है कि ये क्या चीज़ है, नर है, तो आप इसको क्या कर लेंगे, नर बता देंगे, लेकिन एक्चुअली में ये क्या है, मादा है।
तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इसको एक्स और वाई से नहीं बल्कि इसको जेड और डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, बस यही है ना। तो यहाँ पर मादा जो है, मादा के पास क्रोमोजोम अलग अलग है, यहाँ पर नर के पास समान क्रोमोजोम है। तो ये जब युग्मक बनाएगी तो ये क्या बनाएगी, अलग अलग तरह का बनाएगी। तो ये कैसा हो गया, मादा विषम युग्मकता वाला कंडीशन हो गया। तो इसको ZW टाइप बोलते हैं। अब ये किस में होता है, तो पक्षियों में, ठीक है। जितनी भी पक्षियाँ हैं कुछ को छोड़कर वो सभी के सभी जो है इस तरह के सेक्स डिटर्मिनेशन को दर्शाती है, इस तरह के लिंग निर्धारण को प्रदर्शित करती है। समझ में आ गया। तो तीन हमने आपको क्या बताया, नर विषम युग्मता, मादा विषम युग्मता। नर विषम युग्मता वाले में मैंने आपको XY और X0 टाइप बताया, और मादा विषम युग्मता वाले में मैंने आपको ZW टाइप बताया, ठीक है। चलिए, ये जब कंप्लीट हो गया तो एक बार हम जरा सा मधुमक्खियों के में भी देख लेते हैं, क्योंकि मधुमक्खियों का जो लिंग निर्धारण होता है वो बड़ा ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग होता है। तो चलिए इसको हटाते हैं और मधुमक्खियों में देखते हैं कि किस तरह से होता है। देखिए, मधुमक्खियों में जो लिंग निर्धारण है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। बहुत सारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बहुत दिन तक इस पर स्टडी किया, बहुत ही अलग तरह का ये व्यवहार दर्शाते हैं, ठीक है। देखिए, मधुमक्खियों में जो नर और मादा होती है ये दो तरह की होती है, इसको समझिएगा, नर और मादा, ठीक है। नर तो एक ही तरह का होता है जिसको ड्रोन कहा जाता है, लेकिन मादा दो तरह के होते हैं, मादा दो तरह के होते हैं। एक क्वीन होती है, एक को क्वीन कहा जाता है और दूसरे को वर्कर कहा जाता है। समझना है इस चीज़ को, एक को क्वीन कहा जाता है, दूसरे को वर्कर कहा जाता है। क्वीन का क्या काम है, क्वीन का काम है युग्मक बनाने का, मादा युग्मक बनाने का, ठीक है। मधुमक्खी के पूरे छत्ते में बहुत सारी मधुमक्खियां हैं, उसमें से सिर्फ एक मधुमक्खी जो है वो मादा होती है ना, मादा नहीं सॉरी, क्वीन होती है। क्वीन मधुमक्खी उसको कहते हैं, जो क्या करती है, मादा युग्मक बनाती है। तो एक बार में सिर्फ एक ही मधुमक्खी क्या कर सकती है, युग्मक बना सकती है। तो सीधा आपको याद रखना है कि वह मादा जो कैसा होता है, जो युग्मक बना सकती है उसको क्वीन बोलते हैं, और वैसी मादाएं जो क्या करती है, जो वर्क करती है, काम करती है मधुमक्खी के अंदर, छाते के अंदर जो कार्य करती है, कौन सा कार्य करती है, हनी बनाने का कार्य करती है। तो वो कैसे होते हैं, वो वर्कर होते हैं। और एक हमारा ये क्या है, ड्रोन है, निठल्ला सा बैठा हुआ, ठीक है। तो देखो, होता कुछ इस तरह से है, ये मधुमक्खी का छाता है, इसमें कुछ हनी बने हुए हैं। तो इसके अंदर क्या होते हैं कि बहुत सारे मधुमक्खियाँ हैं, तो इसके अंदर वर्कर भी है, वर्कर फीमेल भी है, और जो है क्वीन भी है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, मेल भी है, यानी ड्रोन भी है। क्या होता है कि जब ये क्वीन जो है, ये जो रानी है ना, जब परिपक्व हो जाती है, लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाती है, तो ये क्वीन क्या करती है, यहाँ से बाहर निकलती है, कहीं मंडराने के लिए जाती है, ठीक है। कहीं जो है ये मंडराने के लिए जाती है, ठीक है। तो ये क्वीन कहीं मंडराने के लिए गई, तो जितना ड्रोन है सारा का सारा मेल जो है इसके पीछे पीछे भाग गया, सारा का सारा मेल जो है इसके पीछे पीछे चला गया। जितने भी मेल है सब यहाँ से निकल गया ड्रोन, और इसके पीछे चल गया। किसके पीछे, इस क्वीन के पीछे, ठीक है, इस क्वीन के पीछे चले गया। अब क्या हुआ कि इसमें से जो पहला जो मेल है, ठीक है, ये मान के मेल है, ये नर है, ये पहला नर जो इसके पास पहुंचा, किसके पास, क्वीन के पास, क्वीन के पास, रानी मधुमक्खी के पास, ठीक है। ये क्या है, मादा है। इसने क्या कर दिया, अपने स्पर्म को इसके अंदर डाल दिया, किसके अंदर, इस मादा युग्मक, मादा के अंदर, क्वीन के अंदर डाल दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये क्वीन जो है, जो रानी है, वो कैसी हो गई है, ये अब प्रेग्नेंट हो जाएगी, है ना। कहने का मतलब अब इसके अंदर जो है दोनों अंडे जो है, नर और मादा जो हैं, वो क्या होंगे, मिलेंगे। चलिए, तो उसके बाद क्या होता है, ये अपने स्पर्म को, शुक्राणु को इसके अंदर डाल दिया। उसके बाद ये नर क्या हो गए, ख़त्म हो गए, ये क्या हो जाता है, मर जाता है। तुरंत बाद ये मर जाता है, ये ड्रोन क्या हो गया, मर गया। अब बाकी के जितने भी नर जो सभी चले गए थे, अब उनको तो चांस मिला नहीं, तो वो वापस किधर आते हैं, वो छाते की तरफ आते हैं। लेकिन छाता में जो वर्कर मधुमक्खी बैठी हुई है, ये बहुत गुस्से में है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा लुच्चे हो, तुम लोग उसके पीछे गए थे, अब तुम लोग बाहर ही रहो। तो ये क्या करते हैं कि वर्कर जो मधुमक्खी है वो इसको अंदर नहीं आने देती है ना, वो उसको भगा देती है। तो ये सारे मधुमक्खी जो है वो मंडराते रहते हैं इस मधुमक्खी के छाते के बाहर। आपने देखा होगा कि इस तरह से वो घूमते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। तो सभी के सभी ड्रोन अब कहाँ हो गए, बाहर हो गए, ठीक है।
ये समझ में आ गया। अब इसके बारे में बात करते हैं, ये क्वीन के बारे में। क्वीन मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी जो है वो वापस क्या होती है, इसमें आती है, अंदर आती है, और उसके बाद क्या क्या होता है इस चीज़ को समझते हैं। ये एक जनरल प्रोसेस है जो मैंने आपको समझाया कि रानी मधुमक्खी इससे बाहर निकलेगी, इसके पीछे सारे ड्रोन जो है, नर जो है चले जाएंगे। पहला नर जो इसमें क्या डाल देगा, अपना शुक्राणु डाल देगा, वो बाद में मर जाएगा, और वापस सभी ड्रोन जो हैं इस मधुमक्खी के छाते की तरफ आएंगे। लेकिन जो वर्कर मधुमक्खी है वो परेशान है, गुस्से में है, वो इसको अंदर नहीं आने देंगे, तो ये इसके आगे पीछे मंडराता रहेगा। चलिए अब इस रानी मधुमक्खी का देखते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर नर और मादा युग्मक पहुँच चुके हैं। चलिए तो देखते हैं इसको। मादा है, एक तरफ मादा है, 2n बराबर 32 क्रोमोसोम होता है मधुमक्खियों में, ठीक है ना, और दूसरी तरफ क्या है, नर है, दूसरी तरफ नर है, इसमें भी 2n बराबर कितना है, 32 है। समझ में आ रहा है? सॉरी मिस्टेक हो गया, n बराबर 16, इसमें क्या है, n बराबर 16। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मादा का बिल्कुल आधा गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है, किसमें, नर के अंदर। कितनी बड़ी इंसल्ट है इसका, कितना बड़ा बेइज्जती है नर का, है ना। इससे पहले हमने देखा था कि नर में एक क्रोमोसोम कम होता था इंसेक्ट वालों में, यहाँ पर क्या है, एकदम आधा है, इस तरह का है। इसमें 2n बराबर 32 है और उसमें n बराबर क्या है, 16 है। इस नर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ड्रोन बोल सकते हैं। और ये जो मादा है ये कौन सी है, ये क्वीन है, ये रानी मधुमक्खी है, याद रखिएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही मधुमक्खी जो है वो युग्मक का निर्माण करती है, उसको रानी मधुमक्खी कहा जाता है, मादा होती है वो, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये अर्धसूत्री विभाजन करेंगे, युग्मक बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, युग्मक का निर्माण हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखिए ये अर्धसूत्री विभाजन नहीं करेगा, क्योंकि ये अर्धसूत्री विभाजन करने लायक नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, समसूत्री विभाजन करेगा। कौन सा विभाजन करेगा, समसूत्री विभाजन। तो n बराबर 16 का क्या हो जाएगा, 16 ही हो जाएगा। अब देखिए ये नर युग्मक, ये मादा युग्मक, और ये नर युग्मक बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया, ठीक है ना। अब क्या होगा, इस दोनों का क्रॉस होगा, दोनों नर और मादा युग्मक क्या होंगे, आपस में मिलेंगे, तो फिर से क्या हो जाएगा कि 2n बराबर क्या हो जाएगा, 2n बराबर 32 हो जाएगा, 2n बराबर 32 हो जाएगा। तो बताइए ये नर बना या मादा बना, ये मादा बना, ये क्या बने, मादा बने, क्योंकि 2n बराबर 32 तो मादा के पास होता है, इसके नर के पास तो ये होता है, ठीक है ना। तो ये 2n बराबर 32 जो ये मादा बनी, मादा में भी ये कौन सी बनेगी, ये रानी मधुमक्खी बनेगी। कौन सी मधुमक्खी बनेगी, रानी मधुमक्खी बनेगी, ठीक है। वो रानी जो रानी है ये ख़त्म हो जाएगी, मर जाएगी, वापस से फिर से एक रानी मधुमक्खी बनेगी। तो रानी मधुमक्खी की संख्या हमेशा क्या होता है, एक ही होता है ना। फिर ये क्या करेगी, अगले बार फिर से ये युग्मक का निर्माण करेगी, फिर से एक नर जो है बाहर जाएगा और वही सारा प्रोसेस होगा। तो ये रानी मधुमक्खी है, 2n बराबर 32 हो गया है इसमें, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर एक और चीज़ होता है, कभी कभी क्या होता है कि ये जो अंडे दिए गए किसके द्वारा, रानी मधुमक्खी के द्वारा, मादा के द्वारा, ये अंडे इस नर से न मिलकर डायरेक्ट किस में बदल जाए, डायरेक्ट जो है वो जीव में बदल जाए, डायरेक्ट नए मधुमक्खी में बदल जाए, है ना। तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या होगा कि n बराबर 16 वाला एक जो है नया मधुमक्खी बन जाएगा, नया मधुमक्खी बन जाएगा। ये मधुमक्खी कैसी है ना। अच्छा छोड़िए, ये प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको पार्थेनोजेनेसिस यानी कि अनिषेक जनन कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं, है ना। ये अनिषेक जनन वो प्रक्रिया होती है जिसमें युग्मक से क्या होता है कि डायरेक्ट नया जीव तैयार हो जाता है। तो ये प्रक्रिया अनिषेक जनन एक प्रोसेस है, सिर्फ मधुमक्खियों में ही नहीं होती है बल्कि और सब जगह भी होती है। यह प्रोसेस और से भी जगह होता है, मतलब बिना निषेचन का जब जीव तैयार हो जाता है नया, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको अनिषेक जनन बोलते हैं। समझ में आ रहा है, पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये डायरेक्ट n बराबर 16 से डायरेक्ट जो है इस युग्मक से ही क्या हो गया, नया मधुमक्खी बन गया। अब ये जो नया मधुमक्खी बना, ये नर होगा कि मादा होगा, तो ये नर होगा, ये क्या होगा, नर होगा। देख लीजिए, नर में n बराबर 16 क्रोमोसोम होते हैं। समझ में आ गया। तो इस तरह से क्या होता है, नर कहने का मतलब ये ड्रोन है, इस तरह से क्या होता है कि मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण होता है। समझ में आ गया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, बहुत ही इस पर बहुत ज़्यादा स्टडी भी किया गया मधुमक्खियों के नेचर को समझने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए, आज के इस क्लास का जो लिंग निर्धारण का हमारा क्लास था आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।